ये तुम क्या कह रही हो नैना? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। चलो हम दोनों भाग चलते हैं। बेटी, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो तुम्हारे साथ। शांति गांव की धूल भरी शाम थी। किसान कैलाश अपने खेत से लौटकर घर के आंगन में चरपाई पर बैठा था। उसके मन में एक गहरा विचार चल रहा था, जिसके लिए उसने अपनी इकलौती बेटी नैना को आवाज दी। नैना, इधर आओ बेटा। जी पिताजी, बोलिए। अब खेत खलिहान से थोड़ा आराम मिल गया है और तुम्हारी उम्र भी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ाऊं। क्या कहती हो तुम? नैना कुछ नहीं बोलती। वो बस चुपचाप अपने पिता को देखने लगती है। उसकी खामोशी देखकर कैलाश फिर बोलते हैं। अरे बेटा, तुम ऐसे चुप क्यों हो? मैं किसी अजनबी की बात नहीं कर रहा हूँ। वही मोहन, मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त कृपाल का बेटा। कृपाल की तो मोहन के छोटे रहते ही मृत्यु हो गई थी। कैलाश की आंखों में अपने पुराने दोस्त की यादें तैर उठती हैं। ये रिश्ता सिर्फ नैना और मोहन का नहीं था, बल्कि दो दोस्तों के बीच का पुराना वादा भी था। कैलाश को लगता था कि अगर आज कृपाल जिंदा होता तो शायद वही सबसे पहले नैना का रिश्ता मोहन से जोड़ता। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। शायद आप सुनकर हैरान हो जाएं, लेकिन मुझे सच्चाई छुपानी भी नहीं चाहिए। मैं पड़ोस वाले गांव के एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो नैना? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा भी इस गांव में मान सम्मान है और मैंने अपने दोस्त से वचन दिया था कि तुम्हारी शादी उसके बेटे मोहन से ही कराऊंगा। नैना की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो घर का दरवाजा पीछे छोड़ बिना कुछ कहे चल देती है। कदम जैसे अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं, सीधे जंगल के किनारे, जहां जग्गू पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। नैना, ये कैसी हालत बना ली है तुमने? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ तो बताओ मुझे। जग्गू, पिताजी मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। मैंने जब उन्हें हमारे बारे में बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? नैना, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर यहाँ रुक गए तो तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। चलो हम दोनों भाग चलते हैं। नहीं जग्गू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं भाग गई तो मैं अपने माँ पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं उन्हें इस तरह छोड़ नहीं सकती। पर जग्गू के मन में कुछ और ही चल रहा था। चेहरे पर फिक्र झलक रही थी, लेकिन दिमाग में कुछ चाल चल रही थी। नहीं, अगर ये मेरे साथ कहीं दूर चली गई तो मेरा फायदा ही क्या होगा? मुझे तो यहीं रहकर कुछ करना होगा। नैना, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर तुम तैयार हो तो। जग्गू की बातों में आकर नैना उसके प्यार पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेती है और फिर वो ऐसा रास्ता चुन लेती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा फैसला जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। बेटी, तेरे पापा ने उस लड़के के बारे में सब पता किया है। वो अच्छा लड़का नहीं है। हम तेरे माँ बाप हैं, तेरी बुराई कब चाहेंगे? तेरे पापा उस लड़के से कभी भी तेरी शादी नहीं होने देंगे। ठीक है माँ, मैं मोहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर केवल 2 दिन बाद ही नैना और मोहन की शादी हो जाती है। रस्में पूरी होती हैं, डोल नगाड़े बजते हैं और नैना
अब मोहन के घर में रहने लगती है। 10 दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे मोहन को भी नैना से सच्चा और गहरा प्यार हो गया था। वो हर पल उसे खुश देखना चाहता था, लेकिन नैना के मन में केवल जग्गू की वही बात घूम रही थी जो उसने जंगल में कही थी। नैना, चलो आज बाजार चलते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की साड़ी दिलाऊंगा और तुम्हारा मोमोज खाने का भी मन था ना, चलो आज वहां भी चलते हैं। नैना ने बिना कुछ कहे धीरे से सिर हिला दिया। फिर दोनों बाजार चले जाते हैं। साड़ियाँ देखने के बाद वे मोमोज की दुकान पर मोमोज खाने के लिए बैठ जाते हैं। मोहन, आज मुझे माँ पापा की बहुत याद आ रही है। मन कर रहा है उनसे मिल आऊं। ठीक है नैना, बस 3 दिन का काम बाकी है। जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं खुद तुम्हें मायके लेकर चलूंगा। फिर दोनों मोमोज खाते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। नैना और उसकी सास दोनों चाय पी रही होती हैं। तभी बाहर से सब्जी वाले की आवाज आती है, लेकिन ये कोई और नहीं, नैना का प्रेमी जग्गू ही था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी, बहू, हरी हरी सब्जी। सब्जियां खत्म हो गई सब्जी है ले ना? लो, जाओ, सब्जी बाहर सब्जी वाला ताजी आया है, ताजी, हरी थोड़ी हरी सब्जियां ले आओ। ठीक है माँ जी। नैना बाहर जाती है सब्जी लेने। जग्गू को देखते ही वह दंग रह जाती है। जग्गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। नैना, उस दिन की बात याद है ना तुम्हें? हाँ, मुझे सब याद है। 3 दिन बाद उसी जंगल में। इतना कहकर नैना सब्जियां लेकर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन दिल में हल्का डर और उलझन बनी रहती है। दो दिन बाद नैना और मोहन दोनों नैना के मायके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ, मैं अपना फोन यहीं रख रहा हूँ। वहां पहुंचकर मैं ससुर जी के फोन से आपको तुरंत बता दूंगा। आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और मेरी बहू का ख्याल रखना। फिर दोनों शांतिपुर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। सफर शुरू होते ही हवा हल्की थी, लेकिन धूप तेज थी और थकान बढ़ा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद नैना मोहन से कहती है, सुनिए, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। कृपया जल्दी कहीं से पानी का इंतजाम कीजिए। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है नैना, तुम यहीं बैठो। मैं जल्दी कहीं से पानी का इंतजाम करके आता हूँ। तुम यहीं रुको। मोहन नैना को एक पेड़ की छाया में बैठाकर पानी लेने के लिए चल देता है। 2 घंटे बीत जाते हैं। मोहन अब तक वापस नहीं आया और नैना प्यास और थकान से बेहोश हो जाती है। करीब 2 घंटे बाद मोहन भागते हुए वापस लौटता है। उसके हाथ में पानी का लोटा है और आंखों में घबराहट साफ झलक रही है। वो जैसे ही नैना के पास पहुंचता है, उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देख उसका दिल जोर से कांप उठता है। नैना, नैना आंखें खोलो। देखो मैं पानी ले आया हूँ। नैना, सुन रही हो ना? मोहन उसके चेहरे पर पानी के हल्के छींटे डालता है। उसके सिर को अपनी गोद में रखकर बेचैनी से पुकारने लगता है। धीरे धीरे नैना अपनी आंखें खोलती है और कांपते होठों से पानी पीने लगती है। तुमने तो मुझे डरा दिया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? पानी पीने के बाद नैना थोड़ा संभलती है,
और दोनों फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलते ही रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है। वो कुएं को देखते ही वहीं रुक जाती है, जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो। मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने का इंतजाम कर दो, अब और नहीं चला जाएगा। अरे नैना, जरा सा सब्र करो, अगला गांव बस पास में है, वहीं पहुंचकर खा लेंगे। नहीं मोहन, मुझसे सच में अब नहीं चला जा रहा, पहले कुछ खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, तुम यही पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। मोहन खाने की तलाश में आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वो नजरों से ओझल होता है, वहीं अचानक छुपे रास्ते से जग्गू सामने आ जाता है। नैना, तुम तैयार हो ना? उसे इसी कुएं में धक्का देने के लिए एक बार ये हट गया, फिर तुम्हारे माँ पापा भी हमारी शादी से इनकार नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद बस तुम और मैं, हम दोनों मिलकर हंसी खुशी जिंदगी बिताएंगे। हाँ, मैं तैयार हूँ। जग्गू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। प्यार नहीं, कब्जे की आग थी। लेकिन बेखबर नैना अब भी उसे अपना सच्चा प्रेमी समझ रही थी। बस ये काम हो जाए, फिर मैं इसे भी लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दूंगा। कितनी बेचारी है, कैसी पगली है मेरे झूठे प्यार में पड़ी हुई। नैना को जरा भी अंदाजा नहीं था, जिस इंसान के लिए वो सब कुछ दांव पर लगाने जा रही है, वही उसके सबसे बड़े विनाश की वजह बनने वाला है। यहाँ नैना की माँ अपनी बेटी की आने की खुशी में तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाने में लगी हुई थी। सुनिए जी, अभी तक आए नहीं वो लोग? अरे भाग्यवान, आ जाएंगे, इतना परेशान मत हो। इधर दोनों आपस में धीरे धीरे बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। मोहन लौट चुका था। ये लो नैना, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया, लेकिन ये आदमी कौन है? अरे, ये बस यहीं से गुजर रहे थे, मुझे अकेले बैठे देखा तो यहीं रुक गए। खैर, वो सब रहने दीजिए, क्या आप खाना ले आए? हाँ, ले आया हूँ, तुम जल्दी से खा लो, माँ पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने सुबह ही उन्हें आने की खबर दे दी थी। तभी नैना अपने मन का डर छुपाते हुए नाटक करने लगी। सुनिए, कुएं से कब से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मुझे लग रहा है अंदर कोई है। नैना, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। पहले तुम खाना खा लो, हमें आगे भी चलना है। नहीं, आप एक बार देख तो लीजिए, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई फंसा हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर मोहन कुएं में झांकने लगता है, लेकिन तभी नैना और जग्गू ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। नैना, अब इस कुएं से इसे कोई नहीं बचा सकता, और यहाँ से बहुत कम लोग गुजरते हैं, तब तक ये मर जाएगा। नैना, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें इतना प्यार दिया। अब ये यहीं मर जाएगा, और अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। और फिर जग्गू और नैना कुएं के पास से चले जाते हैं। मोहन की चीखें जंगल में गूंजती रहती हैं और एक खौफनाक सन्नाटा वहां छा जाता है। अरे जग्गू भाई, तुमने शादी कर ली क्या? हाँ काका, ये मेरी पत्नी नैना है, मैंने इससे शादी कर ली है। चलो ठीक है भाई, शादी मुबारक हो। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर पड़ोसी वहां से चला जाता है। जग्गू और नैना भी अपने घर लौट जाते हैं। अब तुम यहाँ बेफिक्र होकर आराम से रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करके लाता हूँ। ठीक है जग्गू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बेफिक्र ही रहती हूँ।
जग्गू खाना लेने निकल जाता है। इधर नैना के माँ पापा उन दोनों की राह देख रहे होते हैं। अभी तक नहीं आए मेरे बच्चे, क्या हुआ होगा? अरे सावित्री, हो सकता है अभी घर से ही ना निकले हों। बच्चे बड़े हो गए हैं, चिंता मत करो। शायद मोहन किसी काम में फंस गया हो। आने पर सब बताएंगे ही। धीरे धीरे रात हो जाती है। मोहन पूरी रात भूख प्यास से उसी कुएं में बैठा रहता है। इधर मोहन की माँ चिंता में पूरी रात जागती रहती है। अभी तक मोहन ने फोन नहीं किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो कहीं जाए और पहुंचकर फोन न करे। मेरा मन इतना क्यों घबराया हुआ है? कहीं मेरे बेटे और बहू को कुछ हो तो नहीं गया? मुझे तो फोन लगाना भी नहीं आता। मैं कैसे जानूं कि सब ठीक है या नहीं? अगले दिन सुबह उसी जंगल के रास्ते से कुछ लोग सफर कर रहे होते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक किसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। भाई, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ भाई, लगता है वो आवाज उस कुएं की तरफ से आ रही है। वो सब दौड़कर कुएं के पास पहुंचे, रस्सी नीचे डाली और बड़ी मुश्किल से मोहन को उस कुएं से बाहर निकाल लिया। अरे भैया, आप ठीक तो हो? आप इस कुएं में कैसे गिर गए? क्या बताऊं भाइयों, मेरी अपनी पत्नी ने किसी आदमी के साथ मिलकर मुझे इस कुएं में धक्का दे दिया। शायद वो उसका पुराना प्रेमी था। अरे, तुम्हें पता है, हमारे गांव में जग्गू नाम का एक आदमी है। उसने कल ही शादी की है और उसने अपनी पत्नी का नाम बताया था नैना। कहीं वो तुम्हारी पत्नी तो नहीं? मोहन की आंखें चौड़ी हो गई, दिल जैसे रुक गया हो। वो समझ चुका था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब सबके सामने आने वाला है। चलो, अभी हम चलकर उनसे मिलते हैं। अगर वही लड़की मिली तो हम उन्हें अपने गांव से नहीं रहने देंगे। नहीं भाई, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर चिंता मत कीजिए, मैं इन दोनों को पुलिस के हवाले करूंगा। मोहन अपने घर पहुंचता है, थका हुआ चेहरा और आंखों में गुस्से के साथ दर्द भी। वो अपनी माँ को सारी बातें बताता है, कैसे नैना और जग्गू ने मिलकर उसे कुएं में धक्का दिया था। माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों बिना समय गवाए नैना के घर पहुंचते हैं। क्या हुआ मोहन बेटा, तुम लोग कल आए नहीं? हम कल से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और नैना कहाँ है? वो तुम्हारे साथ आई नहीं? कुछ हुआ है क्या? फिर मोहन ने सब कुछ बताना शुरू किया। कितना विश्वासघात हुआ, कैसे नैना और जग्गू ने मिलकर उसे कुएं में धक्का दिया और कैसे कुछ राहगीरों ने उसे सुबह बचाया। मोहन की बात सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। मैंने उसे कितनी बार समझाया था, वो लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। देख रही हो ना नैना की माँ, हमारी अपनी बेटी ने हमें शर्मिंदा कर दिया। उसने हमारे सिर झुका दिए। हम नैना को कभी माफ नहीं करेंगे। चलो अब देर मत करो, हमें अभी पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। कहीं वो लड़का हमारी नैना के साथ कुछ गलत न कर दे। इसके बाद कैलाश और मोहन भारी कदमों से पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पुलिस को पूरी बात बताई कि किस तरह नैना और जग्गू ने मिलकर मोहन को कुएं में धक्का दिया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कुछ ही देर में अपने सिपाही जग्गू के गांव की ओर भेज दिए। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि मोहन की खबर लगते ही जग्गू और नैना दोनों गांव छोड़कर कहीं छिप गए थे। उनका कोई पता नहीं चल पाया। बस हर ओर खामोशी थी और डर पसरा हुआ था।
पुलिस ने चारों तरफ तलाशी शुरू कर दी थी। हर गांव, हर रास्ते पर सिपाही फैला दिए गए थे। कैलाश के मन में बस एक ही बात घूम रही थी, काश मेरी बेटी अपनी गलती मान ले, काश वो घर लौट आए। इधर जंगल के उस पार एक पुरानी झोपड़ी में जग्गू और नैना छिपे हुए थे। रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा और बस झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। जग्गू, अब हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? चुप रहो नैना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। हर तरफ पुलिस लगी है, गांव भी नहीं जा सकता, शहर भी नहीं भाग सकता। अब बताओ करूं तो क्या करूं? जग्गू, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर ही किया था। तुमने ही कहा था कि अगर मोहन रास्ते से हट जाएगा तो हम साथ रह पाएंगे। अगली सुबह जग्गू के छुपे हुए ठिकाने पर उसका दोस्त योगेश खाना लेकर पहुंचा। क्या बताऊं यार योगेश, पता नहीं कहां फंस गया इस लड़की के चक्कर में। सोचा था काम जल्दी हो जाएगा, मोहन रास्ते से हट जाएगा, फिर नैना से शादी करके उसके बाप की जमीन बेच दूंगा और सारा पैसा लेकर शहर निकल जाऊंगा। लेकिन सब उल्टा हो गया। पता नहीं वो मोहन कैसे बच गया। और अब पुलिस हर तरफ लगी है, चैन से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। भाई अब संभल जा, कुछ दिन और इधर उधर छिप जा, फिर जगह बदल देना। गांव में अब तेरे लिए रहना खतरे से खाली नहीं है। नैना झोपड़ी के अंदर से जग्गू और योगेश की सारी बातें दीवार के पार से सुन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। अब उसे समझ आ चुका था, जग्गू के प्यार के पीछे असल में सिर्फ लालच छिपा था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? माँ पापा की बात क्यों नहीं मानी मैंने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मोहन को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। ये मुझसे क्या गलती हो गई? नैना वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने उसके सारे किए हुए फैसले तैर रहे थे। माँ बाप की ममता, मोहन की सच्चाई और जग्गू की धोखेबाजी। अब उसके दिल में बस एक ही बात थी, मुझे अपने गुनाह की सजा खुद लेनी होगी। दोपहर में जब जग्गू गहरी नींद में सो रहा था, नैना चुपचाप वहां से निकल पड़ी। वो सीधे अपने घर पहुंची, सबके सामने सब कुछ बता दिया। जग्गू कहाँ छिपा है, उसने क्या क्या किया, और फिर खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को हवाले कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, जग्गू के घर गई उसे गिरफ्तार करने के लिए। नैना, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया था। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। इसलिए कहते हैं, माँ बाप की बातों में हमेशा अनुभव छिपा होता है। अगर नैना ने उनकी बात मानी होती तो इतनी बड़ी गलती ना होती। जिंदगी में जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलो, क्योंकि धोखे से मिली खुशी कभी टिकती नहीं।